हेलो एवरीवन, वेलकम टू शु कौशल। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने हमारे चैनल पर HSC CET मेंस का बैच स्टार्ट कर रखा है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके अंदर हम कंप्लीट सिलेबस कवर करवा रहे हैं। तो उसी सीरीज में हमारी आज की जो नेक्स्ट यूनिट है वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हम आज मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट 2 करेंगे। इसका पार्ट 1 आ चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। और बाकी की भी जो क्लासेस हैं वो हो चुकी है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप सारी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो, वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। तो ये आपका सिलेबस है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, जिसके हम कुछ टॉपिक्स जो हैं उनको पहले कवर कर चुके हैं, जैसे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट रिपोर्टिंग है, और ये जो नीचे वाले टॉपिक्स हैं इनको हमने पार्ट 1 में कंप्लीट किया था। आज का जो पार्ट 2 है उसके अंदर हम बात करेंगे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, और कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट, इन टॉपिक्स की बात करेंगे। फिर अब इसके बाद आपका जो यूनिट है, ये कंप्लीट जो यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन ये जो रेशियो एनालिसिस वाला जो टॉपिक है ये बचेगा। इसको हम पार्ट 3 में कवर करेंगे, क्योंकि ये जो रेशियो एनालिसिस वाला जो टॉपिक है ये खुद में एक काफ़ी वाइड टॉपिक है, तो इसलिए इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशोज हैं, उनको हम एक अलग वीडियो के अंदर कवर करेंगे। और आज हम बात करेंगे इन दो टॉपिक्स की, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है और जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है, इनके बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की हमारी क्लास को। सबसे पहले हम समझते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं और फिर उनके एनालिसिस की बात करेंगे। देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं। जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो उसमें हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, जो फाइनल अकाउंट्स भी जिनको हम बोलते हैं, जो कि होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, मतलब जो फाइनल अकाउंट्स जो होते हैं। अब इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हमने जब हमने मीनिंग पढ़ा था, इसके जो फर्स्ट पार्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के, उसी में बात की थी कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम जो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से एनालाइज करके एक तरह से प्रेजेंट किया जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के द्वारा। तो अब ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम प्रिपेयर करते हैं, इन स्टेटमेंट को एनालाइज किया जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर। यानी कि इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करके इनसे कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो निकाली जाती है, ताकि वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो, मतलब हेल्प कर सके मैनेजर्स को, मैनेजमेंट को। तो अब एक तरह से क्या है एनालॉजी, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम एग्जामाइन करते हैं रिलेशनशिप अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट का और उसके एलिमेंट्स को। यानी कि जब हम बैलेंस शीट को एनालाइज करते हैं तो क्या उसके अंदर कितनी एसेट्स हैं हमारे पास, कितनी फिर फिक्स्ड एसेट है, कितनी करंट एसेट्स हैं, क्या हमारी लायबिलिटीज़ हैं, ठीक है, वो कितनी हमारे पास कैपिटल है, कैपिटल के कंपैरिजन में हमारी जो एसेट्स हैं वो कितनी है, हमारी लायबिलिटी के कंपैरिजन में हमारी एसेट्स कितनी है। तो अलग अलग एलिमेंट को हम एनालाइज करते हैं और फिर उनसे हमारी कोई भी जो हमारे डिसीजन मेकिंग के लिए इंफॉर्मेशन, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, उसको निकालते हैं। हम कंपैरिजन भी करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अलग अलग एनालिसिस में, जैसे कि किसी एक कंपनी जो है, एक कंपनी का बी कंपनी के बैलेंस शीट जो है उसको एनालाइज कर मतलब उसको कंपैरिजन करना कि इसकी कंपनी कितनी एसेट है, इसकी इतनी एसेट है, इसकी इतनी लायबिलिटी है, ये सारी चीज मतलब कंपैरिजन करते हैं। या फिर ईयर टू ईयर हम एक तरह से ट्रेंड भी देखते हैं कि पिछले साल जो है वो कंपनी का इतना प्रॉफिट था, अब की बार इतना प्रॉफिट है, पिछली बार कंपनी के पास इतनी वैल्यू की एसेट्स थी, अब की बार इतनी है। तो वो सारी चीज़ों को एनालाइज किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस में। तो एक तरह से एक वैल्यूएबल टूल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस, जिसका यूज किया जाता है इन्वेस्टर्स के द्वारा और क्रेडिटर्स के द्वारा, ताकि वो डिसीजन ले सके कि कोई पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसकी वर्किंग कैसी है, ठीक है, उसकी क्या कंडीशन है। इस चीज़ का पता लगाया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस से। और जो बिजनेस का खुद का जो मैनेजमेंट है उसको भी काफ़ी तरह के डिसीजन लेने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, बात करें गोल की, तो क्या गोल है, जो एक बिजनेस की परफॉर्मेंस है, अब करंट में उसकी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, इस चीज़ का पता लगाने में एक तरह से हेल्प करना या ये चीज़ बताना ही एक मेन गोल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस का। अब बात करें मेथड्स, किन मेथड्स का यूज किया जाता है एनालिसिस करने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालाइज करने के लिए। तो डिफरेंट मेथड है, जैसे कि ट्रेंड एनालिसिस है, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, कॉमन साइज स्टेटमेंट है, फंड फ्लो एनालिसिस है, रेशियो एनालिसिस है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है। तो ये डिफरेंट मेथड है, लेकिन हमारे जो सिलेबस के अंदर मेंशन है सिर्फ ये 3 मेथड।
तो हम इन तीनों को ही कवर करेंगे, इनके बारे में बात नहीं करेंगे। थोड़ा थोड़ा बता दूं, जो ट्रेंड एनालिसिस है इसमें क्या होता है, हम ट्रेंड देखते हैं, जैसे कि जो पिछले 10 साल के ट्रेंड देखते हैं कि पिछले 10 साल में एक पर्टिकुलर बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन रही, वो एनालाइज करते हैं। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम कंपैरिजन करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कि ए कंपनी का मतलब ए कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनके फिर इनमें अलग अलग एलिमेंट्स की, इसकी कितनी एसेट है, इसकी कितनी लाइबिलिटी है, वो चीज़ को कंपैरिजन करते हैं। कॉमन साइज स्टेटमेंट भी सिमिलर ही होता है, जहाँ पर हम एक तरह से जो सेम टाइप ऑफ बिजनेस होते हैं, मतलब एक जैसे बिजनेसेस, उनका के जो स्टेटमेंट्स हैं उनका कंपैरिजन करते हैं, उनके एलिमेंट्स को परसेंटेज में कंपैरिजन करते हैं कि टोटल अगर 100% एसेट्स हैं तो उसमें से करंट एसेट्स कितनी है, लिक्विड एसेट्स कितनी है, ऐसे ही हम एक तरह से एनालाइज करते हैं एलिमेंट्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। तो ये मेथड आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए आपको ये नहीं करने, आपके सिलेबस में ये मेंशन है। तो हम इनमें से ये जो फंड फ्लो एनालिसिस है और कैश फ्लो स्टेटमेंट है, इसको हम आज की वीडियो में कवर करेंगे, और रेशो एनालिसिस हम पार्ट जो 3 आएगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, उसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले हम फंड फ्लो स्टेटमेंट की, कि फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। तो अब देखो, ये एक तरह से टूल है जहां पर हम एनालाइज करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, तो उसका एक टूल है, एक तरीका है। तो अब फंड फ्लो स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, इसके अंदर भी हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके अंदर कितने, मतलब कंपैरिजन करते हैं एक तरह से, कि बैलेंस शीट ले ली एक, और बैलेंस शीट 2 साल की बैलेंस शीट ले ली। ठीक है, अब इन 2 ईयर्स की बैलेंस शीट में हम ये देखते हैं कि जो फंड्स हैं उनका कितना मूवमेंट हुआ है, उनमें कितना चेंज हुआ है। तो ये जो मूवमेंट है फंड्स का, ये एक जिस स्टेटमेंट के अंदर डेपिसिट किया जाता है, दिखाया जाता है, उसको बोलते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है जो शो करता है कि फंड्स में कितना मूवमेंट हुआ, बिजनेस के ऑपरेशंस के दौरान उस एक बिजनेस के अंदर कितने फंड्स का मूवमेंट हुआ। ठीक है, ये चीज़ बताता है, ये स्टेट करता है फंड फ्लो स्टेटमेंट। एक तरह से अलग अलग तरीकों की से, मतलब ये जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है इसका यूज किया जाता है। इसमें बेसिकली यही बताया जाता है कि क्या सोर्सेज हैं, कहाँ से पैसे फंड्स जो है वो आए और कहाँ पर उनका यूज किया गया। ठीक है, ये चीज़ बताने का एक तरह से इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करता है फंड फ्लो स्टेटमेंट। अब हम एक एक एलिमेंट को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे फंड की, कि फंड क्या होता है। अब देखो, फंड का अपने अपने सेंस में अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं। ठीक है, फंड को हम कैश भी बोल सकते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप फंड फ्लो स्टेटमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें कि फंड का क्या मतलब है, तो फंड का मतलब है सारे जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है एक बिजनेस के, वो जिसके अंदर मैन भी आ जाता है, मटेरियल, मनी, मशीनरी, सब सारे आइटम्स आ जाते हैं, मतलब जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो वो। ठीक है, फंड के अंदर। तो वैसे तो, लेकिन अगर हम इसके पर्सपेक्टिव से देखें, फंड फ्लो स्टेटमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें, कि हम जो फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं उसमें हम जो फंड को कंसिडर करके चलते हैं, वो फंड हम क्या मानते हैं, तो वो फंड हम मानते हैं वर्किंग कैपिटल को। वर्किंग कैपिटल जो होती है उसको हम मानते हैं फंड, इन द सेंस ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट, या व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फंड फ्लो स्टेटमेंट। अब देखो, फंड फ्लो स्टेटमेंट में हम वर्किंग कैपिटल को क्यों मानते हैं, क्या होती है वर्किंग कैपिटल, तो आपने नॉर्मली पढ़ा भी होगा। वर्किंग कैपिटल क्या होती है, जो करंट एसेट्स होती हैं उसमें से अगर हम करंट लाइबिलिटीज जो हैं उसको माइनस कर दें, तो वो जो हमारी बचती है वो होती है हमारी वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो या हम कभी कभी जो, मतलब नॉर्मल जो है वो 2 तरह से होती है, जैसे कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल तो हम करंट एसेट्स को ही बोल देते हैं, करंट एसेट हमारी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होती है, और नेट वर्किंग कैपिटल हम करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज को माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचती है उसको हम नेट वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा वर्किंग कैपिटल क्या होती है। अब वर्किंग कैपिटल और फंड जो है इनको सेम क्यों बोला गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, तो इसका भी एक रीजन है। अब देखो, बिजनेस के पास जो रिसोर्सेज होते हैं, जो पैसा होता है, उसको वो कहाँ पर यूज करता है, वो यूज करता है एक तो सबसे पहले कोई फिक्स्ड एसेट्स जो है उनको खरीदने में, यानी कि कोई मशीनरी वगैरह खरीदेगा, कोई बिल्डिंग वगैरह खरीदेगा। ठीक है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट में, यानी कि जहाँ पर लंबे टाइम तक पैसा जो है वो इन्वेस्ट रहेगा, यानी कि फिक्स्ड जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर। फिर उसके अलावा कुछ जो पैसा बचा उसका यूज करता है डे टू डे की वर्किंग के अंदर, यानी कि डेली की जो वर्किंग है उसके अंदर यूज करता है। तो अब
देखो, जो फिक्स्ड अमाउंट में पैसा जो है उसने लगा दिया तो वो तो फिक्स्ड हो गया, उसका तो अब कोई मूवमेंट, उसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, वो पैसा तो परमानेंटली 10-15 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन ये जो डे टू डे की वर्किंग के लिए जो पैसे रखे, फंड्स रखे, उसी को तो वो ही तो होती है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स यानी कि जो 1 ईयर के लिए होती है। तो अब ये करंट एसेट ही तो वर्किंग कैपिटल होती है। तो इसलिए हम फंड फ्लो स्टेटमेंट के के पर्सपेक्टिव से फंड जो है उसको हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, वर्किंग कैपिटल कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि हम फंड फ्लो स्टेटमेंट में मूवमेंट चेक करते हैं फंड्स का। तो फंड्स का मूवमेंट किस में होता है, वर्किंग कैपिटल में ही होता है। इसीलिए फंड जो है उसका मतलब होता है वर्किंग कैपिटल इन द सेंस ऑफ व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फंड फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, आई होप कि रीजन आपको समझ आ गया होगा। वैसे इतना जरूरी भी नहीं है आपका रीजन समझना, बट फिर भी एक अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव से मैंने बता दिया कि हम वर्किंग कैपिटल क्यों कंसिडर करते हैं। अब बात करें फ्लो ऑफ फंड की, तो फ्लो ऑफ फंड का क्या मतलब है? फ्लो ऑफ फंड का मतलब है मूवमेंट ऑफ फंड्स। मूवमेंट यानी कि फंड्स का आना और फंड्स का जाना, मूवमेंट होना, चेंजेज होना फंड्स के अंदर, वो होता है फ्लो ऑफ फंड। और जो फ्लो ऑफ फंड को दिखाया जाता है जिस स्टेटमेंट के अंदर, उसी को हम बोलते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, वो स्टेटमेंट जो बताता है कि कितना फ्लो हुआ फंड्स का, कितने फंड्स बिजनेस के अंदर आए, कितने फंड्स बिजनेस से गए। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि मान लो इशू किए शेयर्स एक बिजनेस ने 5,000 रुपए की। ठीक है, अब 5,000 रुपए के जब शेयर इशू किए तो उससे क्या हुआ, बिजनेस के अंदर 5,000 रुपए का कैश आया। ठीक है, कैश आया यानी कि फंड्स आया। अब ये जो कैश आया 5,000 रुपए का, कैश क्या होता है? कैश होता है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में शो करते हैं हम कैश। तो कैश आने से हमारी करंट एसेट्स जो है वो बढ़ी। ठीक है, करंट एसेट्स इंक्रीज हुई। करंट एसेट्स इंक्रीज हुई तो हमारी क्या इंक्रीज हुई? करंट एसेट्स क्या होती हैं? वर्किंग कैपिटल। तो यानी कि हमारी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुई। तो इसलिए हम एक तरह से फंड्स, वैसे तो ये फंड्स 5,000 रुपए कैश जो है वो आया था, तो इससे हमारी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुई। तो इसीलिए हम फंड को, हमने पिछले उस पे स्लाइड पे बात भी की कि फंड वर्किंग कैपिटल होता है। तो अब ये जो फ्लो फंड हुआ, इससे वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुई। ऐसे ही अब इसको हम क्या मानेंगे? इनफ्लो मानेंगे इसको फंड का, कि यानी कि पैसा आया है बिजनेस के अंदर। और ऐसे ही पैसा जा भी सकता है। जब पैसा जाता है तब हमारी जो वर्किंग कैपिटल है वो डिक्रीज होती है, और जब पैसा आता है तब हमारी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होती है। ठीक है, तो ये है कंसेप्ट फ्लो ऑफ फंड का। अब फंड फ्लो स्टेटमेंट, इसके बारे में हम बात कर ही चुके हैं। फंड फ्लो स्टेटमेंट जहां पर दो जो बैलेंस शीट हैं उनकी हेल्प से हम उसकी मतलब मेन चीजें जो हैं वो निकाल के एक बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता करते हैं। हम बैलेंस शीट्स का कंपैरिजन करते हैं कि इस टाइम पे हमारे पास कैश जो है वो इतना था, अब हमारे पास कैश इतना है। इस टाइम पर हमारे पास पर्टिकुलर एसेट्स जो है वो इतनी थी, अब इतनी है। तो उससे हम पता करते हैं कि हमारे जो फंड्स हैं उनके अंदर क्या चेंज हुआ, वो बढ़े हैं या घटे हैं, उस चीज का पता करते हैं और फिर निकालते हैं हम फ्लो, मतलब फंड्स का फ्लो पता करते हैं। और उस फ्लो को जिस स्टेटमेंट के अंदर दिखाया जाता है वो होता है फंड फ्लो स्टेटमेंट। अब बात करें मेन सोर्सेज और यूजेस की फंड्स की, कि कहाँ कहाँ से फंड्स आता है बिजनेस में और कहाँ कहाँ पर उसको यूज किया जाता है, यानी कि उसकी एप्लीकेशंस। यूज का मतलब है एप्लीकेशंस। आपको यूज वर्ड की जगह कई बार एप्लीकेशंस लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। सोर्सेज जहाँ से पैसा आया, यूजेज जहाँ पर हमने पैसा लगाया। ठीक है, पैसा इन द सेंस फंड्स। फंड्स मीन्स वर्किंग कैपिटल। इसको कैश के साथ वो मत कर लेना आप। कैश जो है फंड्स का मतलब बिल्कुल कैश नहीं होता। ठीक है, कैश नहीं होता। कैश फंड्स का मतलब कैश उस टाइम पे होता है जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पर फंड फ्लो स्टेटमेंट की बात है, यही मेन डिफरेंस है इनके बीच में। अब देखो समझते हैं सोर्सेज क्या है फंड्स के। सबसे पहले है फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी कि जो बिजनेस का काम है, जिस चीज में बिजनेस किया जा रहा है, उस बिजनेस के जो ऑपरेशंस है, यानी कि जो सेल्स वगैरह की जाती है, उससे जो पैसा आया वो हो गया फंड फ्रॉम ऑपरेशन। या कैपिटल इशू। कैपिटल इशू मीन्स जब कैपिटल इशू की जाती है, शेयर इशू किए जाते हैं, डिवेंचर इशू किए जाते हैं, तो उससे भी तो फंड आता है। तो वो कैपिटल इशू के थ्रू आ सकता है, या इशू ऑफ डिवेंचर्स, या हम कोई लोन ले लें, लोन लेंगे तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ेगी और हमारे पास कैश आएगा। ठीक है, फंड्स आएंगे तो उससे। या फिर हमने कोई फिक्स्ड एसेट जो है हमारी वो सेल कर दी, वो बेच दी, तो फिक्स्ड एसेट बेचेंगे तो हमारी एसेट्स तो कम हो जाएगी लेकिन हमारे पास फंड्स तो आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गए सोर्सेज। बात करें एप्लीकेशंस की, कि क्या एप्लीकेशंस, क्या यूजेस है फंड्स के। तो अगर हम कोई परचेज करते हैं फिक्स्ड एसेट, अगर कोई फिक्स्ड एसेट खरीदेंगे तो उसके बदले में पेमेंट करनी पड़ेगी, तो एप्लीकेशन यूज हो गया फंड का।
हमने कोई प्रेफरेंस या डिबेंचर्स जो हैं उनको रिडीम कर दिया, यानी कि उनकी पेमेंट कर दी। तो पेमेंट करेंगे तो फंड्स का आउटफ्लो होगा, फंड्स जाएंगे, यानी कि यूज हो गया, फंड्स का एप्लीकेशन होगी। या फिर हमने डिविडेंड पे कर दिया या टैक्स पे कर दिए या फिर ऑपरेशंस में लॉस हो गया हमें, तो ये सारे हैं एप्लीकेशन या यूजेज ऑफ फंड्स। ठीक है, अब देखो जो सोर्सेज हैं और जो एप्लीकेशंस हैं फंड्स की, ठीक है, हमने यहाँ पर बात की थी कि क्या सोर्सेज है और क्या एप्लीकेशन है। अब ये जो सोर्सेज और एप्लीकेशंस हैं इनका जो डिफरेंस होता है वो होता है नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, यानी कि सोर्सेज और एप्लीकेशन से ही हमें पता चलता है कि क्या इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है वर्किंग कैपिटल में, और जो इंक्रीज या डिक्रीज होगा वर्किंग कैपिटल में वही फंड्स का फ्लो होगा, क्योंकि फंड्स और वर्किंग कैपिटल इज सिमिलर थिंग्स। तो अब सोर्सेज और एप्लीकेशन को एग्जांपल से समझो। मान लो हमारा सोर्स यानी कि हमें पैसा आया कहीं से 50,000 रुपये आए हमारे पास, और हमने कहीं पर यूज किए पैसे, जो फंड्स हैं उनका यूज किया 40,000 का। तो अब हमारे सोर्सेज हैं 50 के और हमारा जो एप्लीकेशन है वो है 40 का। तो डिफरेंस कितना हुआ? 10,000। तो ये 10,000 क्या हुआ? 10,000 हमारे एक्स्ट्रा सोर्सेज से हमारे पास एक्स्ट्रा फंड्स आए। तो एक्स्ट्रा फंड्स आए 10,000 के, तो इससे क्या हुआ? हमारी करंट एसेट्स जो है वो इंक्रीज हुई। करंट एसेट्स इंक्रीज हुई तो नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, हमारी वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होगी। और इसका अपोजिट कर लें कि अगर सोर्सेज हमारे 80,000 हैं, हमारे पास फंड्स 80,000 के आए लेकिन हमने यूज कर लिया 1,00,000 रुपये का, तो इससे क्या हुआ? 20,000 रुपये हम माइनस में चले गए। ठीक है, तो 20,000 हमारी करंट एसेट जो है वो कम हो गई तो हमारी डिक्रीज हो जाएगा हमारी वर्किंग कैपिटल के अंदर। ठीक है, तो ये होता है सोर्सेज और एप्लीकेशन का कंसेप्ट। अब देखो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ये जो स्लाइड है। अब इसमें हम किसके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से ट्रांजैक्शंस जो हैं बिजनेस के अंदर, जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो अफेक्ट करते हैं फ्लो ऑफ फंड को। फ्लो ऑफ फंड यानी कि चेंज होता है फंड्स में उन ट्रांजैक्शंस के होने से। तो अब इनमें मतलब एग्जाम में इनसे काफ़ी बार सवाल बने भी है और बन भी सकता है कि अगर हमने मतलब एग्जांपल दे देंगे आपको कि कोई पर्टिकुलर जो ट्रांजैक्शन हुआ, जैसे कि कोई बिल्डिंग परचेज की कैश में या क्रेडिट में, ऐसे कोई एग्जाम्पल दे दिया, तो उससे क्या फ्लो ऑफ फंड पे अफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से तो आपको इनका जो बेसिक कंसेप्ट है फ्लो ऑफ फंड का वो समझना जरूरी है। अब देखो उसको समझते हैं कि कौन से ट्रांजैक्शन अफेक्ट करते हैं फ्लो ऑफ फंड को। इसके लिए आपको 4 चीज़ों का पता होना चाहिए: करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज और फिक्स्ड एसेट्स और फिक्स्ड लायबिलिटी। ये 4 चीज़ें होती है बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, करंट एसेट्स कौन सी होती है? करंट एसेट जो 1 साल के अंदर ही कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं, करंट एसेट्स। करंट लायबिलिटीज जिनको 1 साल के विदिन ही पेमेंट कर दी जाती है। ठीक है, करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज भी बोलते हैं। फिक्स्ड एसेट जहां पर हम लंबे टाइम के लिए एसेट्स जो है लॉन्ग एसेट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई बड़ी बिल्डिंग वगैरह मशीनरी वगैरह खरीदते हैं, तो वो होती है फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड लायबिलिटीज जो हमारी जहाँ पर हमने किसी लॉन्ग मतलब एक लॉन्ग पीरियड के लिए हमने कहीं पर कोई उधार वगैरह ले रखी है, तो वो होती है फिक्स्ड लायबिलिटीज। तो ये 4 चीज़ें होती है बैलेंस शीट के अंदर मेनली। तो अब देखो ये जो करंट एसेट्स और जो करंट मतलब जो करंट वाली जो चीज़ें हैं, एक तरह से करंट वाली चीज़ें जैसे कि ये 2 हैं, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, और फिक्स्ड वाली चीज़ें भी 2 हैं। तो अब कौन इनमें जो चेंजेज होते हैं, यानी कि जब कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उससे 2 चीज़ अफेक्ट होती है। आपने ड्यूअल एस्पेक्ट पढ़ा होगा कि जब हम कोई भी ट्रांजैक्शन होता है बिजनेस के अंदर तो उससे 2 चीज़ अफेक्ट होती है, एक डेबिट्स होती है और एक क्रेडिट होती है। ठीक है, ये 2 चीज़ें हमने पढ़ी है। मतलब ये 2 चीज़ें क्या, ये 2 चीज़ें अफेक्ट होती है किसी भी ट्रांजैक्शन से। तो 1 मिनट वो कट गया, चलो कोई ना। तो अब हम बात करते हैं कि जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है उसमें कौन से ट्रांजैक्शंस अफेक्ट करेंगे। तो ये जो करंट एसेट्स है, एक मतलब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज और फिक्स्ड एसेट्स और फिक्स्ड लायबिलिटीज, तो वो ट्रांजैक्शंस अफेक्ट करेंगे फ्लो फंड्स को जो नॉन करंट और करंट के बीच में हो। नॉन करंट और करंट का मतलब करंट, मान लो कि कोई ट्रांजैक्शन करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के बीच में हुआ है। करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के बीच का मतलब फिक्स्ड लायबिलिटी और करंट एसेट्स के बीच का क्या मतलब है कि 2 चीज़ें अफेक्ट होती है ना एक ट्रांजैक्शन से। तो 2 चीज़ें, एक तो करंट एसेट्स अफेक्ट हुई हो और मतलब एक साइड तो करंट एसेट्स की अफेक्ट हुई हो और एक साइड फिक्स्ड लायबिलिटी की अफेक्ट हुई हो, या फिर मतलब वो ट्रांजैक्शन जो होगा जिससे एक साइड तो करंट एसेट्स अफेक्ट हो और एक साइड फिक्स्ड लायबिलिटी अफेक्ट हो, वो अफेक्ट करेगा फ्लो फंड को, यानी कि उससे फंड्स का फ्लो होगा बिजनेस के अंदर, या तो आएंगे फंड्स या जाएंगे। या फिर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन जिससे करंट एसेट्स
अफेक्ट हो एक साइड से, और एक साइड से फिक्स्ड एसेट जो है वो अफेक्ट हो, यानी कि इन दोनों के बीच में कुछ चेंजेस आए, मतलब ये दोनों चीज अफेक्ट हो, तब वो जो ट्रांजैक्शन होगा उससे फ्लो फंड अफेक्ट होगा, यानी कि उससे चेंजेज होंगे फंड में। या फिर जो करंट लाइबिलिटी और करंट एसेट्स है इन दोनों को अफेक्ट करे कोई ट्रांजैक्शन, तो वो होगा फ्लो फंड। या फिर ये जो करंट लाइबिलिटीज और फिक्स्ड एसेट्स इनके बीच में हो तो वो चीज अफेक्ट करेगी फ्लो फंड को। अब क्या नहीं करेगा, अब करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी, अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन हो जिससे करंट इन दोनों के ऊपर इफेक्ट पड़े तो वो ट्रांजैक्शन अफेक्ट नहीं करेगा फ्लो फंड को। ऐसे ही अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन हो जिससे फिक्स्ड एसेट्स और फिक्स्ड लाइबिलिटी ये इनमें आए, मतलब ये चीजें अफेक्ट हो, फिक्स्ड एसेट में अफेक्ट हो एक साइड और एक साइड फिक्स्ड लाइबिलिटी में, तो वो चीज भी अफेक्ट नहीं करेगी फंड ऑफ फ्लो को, वो ट्रांजैक्शन भी। ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल से समझते हैं, ये बेसिक आइडिया था। अब देखो करंट एसेट और फिक्स्ड एसेट को कौन से ट्रांजैक्शन अफेक्ट कर सकते हैं, यानी कि एक साइड तो करंट एसेट अफेक्ट हो और दूसरी साइड फिक्स्ड एसेट अफेक्ट हो। जैसे कि अब कोई बिल्डिंग जो है उसको खरीदा गया कैश के अंदर, कोई बिल्डिंग परचेज की गई। अब देखो जो बिल्डिंग होती है वो क्या होती है, फिक्स्ड एसेट होती है। अब हमने कोई बिल्डिंग खरीद दी तो हमारी फिक्स्ड एसेट अफेक्ट हुई, हमारी फिक्स्ड एसेट बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। और जब हमने बिल्डिंग को खरीदा तो हमने पेमेंट करी तो हमारा कैश जो है वो कम हुआ, कैश कम हुआ। कैश किससे रिलेटेड है, कैश रिलेटेड है करंट एसेट से, तो हमारी करंट एसेट जो है वो डिक्रीज हो गई, कम हो गई। तो अब देखो ये चीज फ्लो फंड को अफेक्ट करेगी या नहीं करेगी। देखो एक चीज तो फिक्स्ड वाली है और एक चीज करंट वाली है, तो जब एक चीज फिक्स्ड वाली हो और दूसरी करंट वाली हो तब अगर ऐसी दो चीजें अफेक्ट होती हैं तो फंड्स ऑफ फ्लो होता है। ठीक है, अफेक्ट होता है, फ्लो फंड का होता है। ठीक है, वो ट्रांजैक्शन अफेक्ट करता है फ्लो फंड को। तो ये जो बिल्डिंग परचेज करने वाला जो ट्रांजैक्शन हुआ है बिजनेस के अंदर, ये अफेक्ट कर रहा है फ्लो ऑफ फंड को, यानी कि जो फंड्स है उसके फ्लो में चेंज आ रहा है इस ट्रांजैक्शन की वजह से। ठीक है, क्योंकि इसमें एक तो नॉन करंट वाली चीज, एक तो फिक्स वाली चीज में चेंज आया है और एक करंट वाली चीज में चेंज आया है। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेके चलते हैं करंट एसेट और फिक्स्ड लाइबिलिटी का, यानी कि करंट तो एसेट है हमारी और फिक्स्ड लाइबिलिटी है। अब देखो इसका एग्जांपल है इक्विटी शेयर्स जो है वो इशू किए गए कैश में। इक्विटी शेयर इशू करने का क्या मतलब है, जब हम इक्विटी शेयर इशू करते हैं तो हमारी इक्विटी जो है, इक्विटी शेयर यानी कि जो हमारी कैपिटल है वो बढ़ जाती है। इक्विटी शेयर इशू किए, कैपिटल बढ़ गई, कैपिटल हमारी कहाँ आती है, फिक्स्ड लाइबिलिटी में आती है, तो हमारी फिक्स्ड लाइबिलिटी जो है वो इंक्रीज हुई। अब करंट एसेट्स जो है, करंट एसेट में क्या इफेक्ट पड़ा, अगर इक्विटी शेयर इश्यू करे तो उन्होंने कुछ पेमेंट करी होगी, हमारे पास कैश आया होगा, कैश रिलेटेड है कैपिटल एसेट से तो कैश में इंक्रीज हुआ होगा। ठीक है, तो दो चीजें अफेक्ट होगी, एक करंट वाली और एक फिक्स वाली। तो ये ट्रांजैक्शन भी, ये जो ट्रांजैक्शन है ये भी अफेक्ट करता है फ्लो ऑफ फंड को। ऐसे ही इनके भी एग्जाम्पल है, जैसे कि करंट लाइबिलिटी अफेक्ट हुई और फिक्स लाइबिलिटी अफेक्ट हुई, ऐसे ही करंट लाइबिलिटी हुई और फिक्स्ड एसेट्स हुई। ऐसे ही सिमिलर मैंने इनको समझाया, इनको आप रीड कर लेना। ठीक है, सेम ही बातें लिखी हुई हैं, बस आपको ये याद रखना है कि जो ट्रांजैक्शन अफेक्ट करते हैं वो किन किन के बीच में होते हैं, करंट के बीच में, मतलब करंट एसेट नहीं, ऐसे लिखो, करंट के बीच में और फिक्स के बीच में। अगर इनके बीच में मतलब ये दो चीज अफेक्ट होती है किसी ट्रांजैक्शन से तो वो अफेक्ट करते हैं फ्लो फंड को। लेकिन अगर करंट और करंट के बीच में होता है ट्रांजैक्शन और फिक्स्ड के बीच में होता है तो उससे फ्लो ऑफ फंड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यह चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि इसी के हेल्प से हम निकालते, ये जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है वो बनाते हैं। अब हम बात करें कि कैसे बनाया जाता है फंड फ्लो स्टेटमेंट, तो दो पार्ट होते हैं, दो पार्ट्स में बनाते हैं हम। एक पार्ट में हम, अब देखो जो मतलब वर्किंग कैपिटल का हमने जो डिस्कस किया, तो वो जो वर्किंग कैपिटल में क्या चेंज हुआ, यानी कि अब देख हमने पिछले स्पेस पढ़ा था कि चार पार्ट होते हैं, एक करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी, फिक्स्ड लाइबिलिटी और फिक्स्ड एसेट्स। तो ये जो इनमें हम जो चेंजेज हुए वो निकालते हैं बैलेंस शीट में, यही चार चीजें होती है। तो बैलेंस शीट में जब हम की हेल्प से हम फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसके दो पार्ट्स में बनाते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी में क्या चेंज हुआ, तो उसका क्या फंड फ्लो पे अफेक्ट पड़ा, वो चीज मेजर करते हैं हम वर्किंग कैपिटल
स्टेटमेंट के थ्रू, यानी कि ये करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में चेंज हुआ तो वर्किंग कैपिटल में चेंज हुआ, तो उसके लिए हम वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड एक शेड्यूल बनाते हैं जिसमें हम पता करते हैं कि वर्किंग कैपिटल में कितना चेंज हुआ। और उसके बाद हम एक और जो पार्ट है फंड फ्लो स्टेटमेंट का वो बनाते हैं जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि फिक्स्ड एसेट और फिक्स्ड लायबिलिटी में क्या चेंज हुआ, ठीक है, उसका फंड फ्लो स्टेटमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ा, वो चीज़ मेजर करते हैं। तो 2 पार्ट में बनाया जाता है फंड फ्लो स्टेटमेंट। 2 पार्ट होते हैं इसके अंदर। सबसे पहले होता है शेड्यूल ऑफ चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल में क्या चेंज हुआ ये चीज का शेड्यूल बनाया जाएगा। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, ठीक है, ये मेन पार्ट होता है। इसके अंदर हम फिक्स्ड एसेट्स और फिक्स्ड लायबिलिटीज में क्या चेंजेज हुए, उससे क्या हमारे पास पैसा आया, फंड्स आए, और क्या हमने फंड्स का यूज किया, क्या एप्लीकेशन हुई, वो चीज़ पता करते हैं। तो इससे टोटल से पूरा हमें पता चल जाता है कि क्या हमारे फंड्स का फ्लो हुआ। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं शेड्यूल ऑफ चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल। अब जो शेड्यूल ऑफ चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल, इसमें क्या बताया जाता है, इसमें बताया जाता है कि वर्किंग कैपिटल में कितना चेंज हुआ। अब वर्किंग कैपिटल में कितना चेंज हुआ वो हम कैसे पता करेंगे, वो हम करंट एसेट और करंट लायबिलिटी से पता करेंगे। कैसे, अब देखो हमारी करंट एसेट इंक्रीज हुई है, बढ़ी है हमारी करंट एसेट, तो हमारी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगी। अगर हमारी करंट एसेट्स डिक्रीज हुई हैं, कम हुई है, तो वर्किंग कैपिटल भी कम होगी, और हमारी करंट लायबिलिटी बढ़ी है तो हमारी वर्किंग कैपिटल कम होगी, ठीक है। और ऐसे ही करंट लायबिलिटी कम हुई है तो वर्किंग कैपिटल बढ़ेगी। क्यों, अब इसका मैंने इसका मीनिंग समझा भी दिया था कि करंट एसेट्स ही तो होती है वर्किंग कैपिटल। अब करंट एसेट्स जो हैं, मतलब अगर हम नेट वर्किंग कैपिटल देखें तो वो होती है करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी और फिर वर्किंग कैपिटल। अब देखो सिंपल सी बात है, करंट एसेट्स को बढ़ाएंगे तो वर्किंग कैपिटल भी बढ़ेगी। मान लो अब यहाँ पर 100 रुपये है ये करंट एसेट्स और 70 रुपीज़ है हमारी करंट लायबिलिटी, तो वर्किंग कैपिटल हुई 30 रुपये। तो अब हम इसको बढ़ाएंगे, 100 से हमने इसको 120 कर दिया, ठीक है, तो इसको बढ़ाएंगे तो ये भी तो बढ़ेगी, ठीक है, ये भी तो 20 बढ़ जाएगी, ये भी तो 50 हो जाएगी। ऐसे ही तो करंट एसेट बढ़ी तो वर्किंग कैपिटल बढ़ी। अगर इसको हम 80 कर दें तो ये भी कम हो जाएगी, 10 ही बचेगी ये यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही अगर हम करंट लायबिलिटी बढ़ाएंगे तो वर्किंग कैपिटल कम होगी, ठीक है, वो सिंपल सी बात है। तो ये याद रखना, आपको स्टेटमेंट में आ सकता है कि जब वर्किंग कैपिटल बढ़ती है, मतलब वर्किंग कैपिटल में डिक्रीज होता है तो उसका मतलब उसका क्या रीजन होता है, करंट एसेट बढ़ती है या घटती है, ऐसे स्टेटमेंट वाइज पूछ सकते हैं सवाल एग्जाम में। ये फॉर्मेट है शेड्यूल ऑफ चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल का। यहाँ पर हम करंट एसेट्स लिखते हैं, यहाँ पर करंट लायबिलिटी लिखते हैं, यहाँ पर पिछले साल की और यहाँ पर करंट ईयर की। अब फिर हम देखते हैं कि पिछले साल इतनी थी, अब की बार इतनी है, तो क्या बढ़ी है या घटी है, मतलब करंट एसेट्स में इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। वो अगर इंक्रीज है तो यहाँ पर लिखते हैं, डिक्रीज है तो यहाँ पर लिखते हैं। ऐसे ही करंट लायबिलिटीज़ का देखते हैं और फिर बाद में हम इनका ए और जो बी पार्ट है इनका मतलब इनको ए में से बी जो है उसको घटा देते हैं, लेस कर देते हैं। फिर हमें पता चल जाता है कि वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो ऐसे बनाते हैं हम शेड्यूल ऑफ चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल। अब नेक्स्ट जो हमारा वो मतलब पार्ट था, पार्ट 2, वो है सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। अब सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में हम कहाँ को किस किस सोर्स से फंड्स आए और कहाँ कहाँ पर हमने उसको यूज किया। अब इसमें हमने जो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी वाला तो पोर्शन हमने ले लिया वर्किंग कैपिटल वाले में ही, तो बाकी जो फिक्स्ड एसेट्स में चेंजेज हुए और फिक्स्ड लायबिलिटी में चेंजेज हुए, उनसे क्या हमारे सोर्सेज और एप्लीकेशन हुए फंड्स के, उसके लिए ये प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। इसलिए इसको नॉन करंट एसेट्स और नॉन करंट लायबिलिटी की हेल्प से प्रिपेयर किया जाता है जो स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड है। जैसे आप देख सकते हो सोर्सेज ऑफ फंड्स में किन किन सोर्सेज से पैसा आया, जैसे ऑपरेशन से आया, इशू ऑफ कैपिटल इशू की उससे आया, हमने कोई लोन लिया उससे आया। तो जो सोर्सेज हैं उनका यहाँ पे मेंशन होगा, कहाँ कहाँ पे हमने उसको यूज किया यहाँ पर मेंशन होगा। फिर जो भी चीज़ हुई मतलब अगर सोर्सेज ज़्यादा है तो इंक्रीज होगा वर्किंग कैपिटल में और यूजेज ज़्यादा है तो डिक्रीज होगा। इसकी हमने स्टार्टिंग में ही बात कर ली थी, ठीक है, कि सोर्सेज में से हम माइनस करते हैं एप्लीकेशंस, तो अगर पॉजिटिव आता है तो यानी कि जो वर्किंग कैपिटल है वो इंक्रीज हुई है, और नेगेटिव बैलेंस आता है तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हुई है। और वर्किंग कैपिटल ही होती है फंड्स, और उससे हमें पता चल जाता है कि फंड्स जो है वो बढ़े हैं या घटे हैं, ठीक है। तो ये होता है पूरा फंड फ्लो स्टेटमेंट। नेक्स्ट जो हमारा स्टेटमेंट है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब अगर बात करें कैश फ्लो स्टेटमेंट की कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, तो जिसका नाम से ही पता चल रहा है कैश फ्लो, यानी कि जो कैश है, जो कैश का बैलेंस है
उसके फ्लो के बारे में एक तरह से स्टेट करता है ये स्टेटमेंट कि कैश में कितना फ्लो हुआ, फ्लो इन द सेंस कि कितना कैश आया हमारे पास और कितना कैश गया। ठीक है, वो जो चेंज हुआ कैश के अंदर, वो जो स्टेटमेंट है वो ये मतलब वो जो कंडीशन, वो जो एक तरह से हम बोल सकते हैं वो जो टर्म है कि कितना कैश में चेंज हुआ, वो जो अमाउंट है चेंज की, वो हमें डेप्रिशिएट करता है, वो हमें बताता है फंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। सॉरी, फंड नहीं बोलना, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट चेंज बताता है कि जो फाइनेंशियल पोजीशन है कैश की, उसके अंदर मतलब ये लाइन यहाँ पर वो अलग लिखी हुई है कि कैश की जो सिचुएशन है, कैश में कितना चेंज हुआ, वो चीज़ बताता है ये कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब देखो ये दो कंसेप्ट होते हैं, कैश बेसिस और एक एक्रूअल बेसिस। इनको समझते हैं। आपने जब बेसिक अकाउंटिंग पढ़ा होगा तब पढ़ा होगा कि अकाउंटिंग जो है उसका बेसिस कौन सा यूज करना चाहिए, कैश करना चाहिए या एक्रूअल बेसिस करना चाहिए। अब इसका मोटा मोटा समझते हैं। देखो, कैश बेसिस को यूज करने का मतलब है कि हम बिजनेस के अंदर अकाउंटिंग जो है वो तब रिकॉर्ड करें जब कैश में हमारी पेमेंट हो, कैश हमारे पास आए, तभी हम उस ट्रांजेक्शन की एंट्री करें, वो होता है कैश बेसिस। और एक्रूअल बेसिस जो है, एक्रूअल बेसिस, इसमें क्या होता है, इसमें हम ये नहीं देखते कि कैश आया है या नहीं आया, हम ये देखते हैं कि कोई एंट्री मतलब कोई ट्रांजैक्शन जो है वो हुआ है या नहीं हुआ। यानी कि इसमें हम एक्रूअल बेसिस पे एक तरह से जो एक्चुअल में जो चीज़ हुई है, ट्रांजैक्शन हुआ है, उसको रिकॉर्ड करके चलते हैं। जैसे कि हम क्रेडिट में सेल करते हैं, क्रेडिट में सेल करते हैं तो कैश हमारे पास आता नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको सेल कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, सेल की एंट्री कर देते हैं, तो वो हम एक्रूअल बेसिस में करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कैश बेसिस की, तो कैश बेसिस में हम कोई अगर हमने क्रेडिट में सेल की है तो हम उस सेल की एंट्री तभी करेंगे जब हमें कैश रिसीव हो जाएगा उसका। ठीक है, तो वो होता है कैश बेसिस। कैश बेसिस में एंट्री तभी की जाएगी किसी भी आइटम की जब हम उस कैश की या तो पेमेंट कर दे, पेमेंट वाला सिस्टम है तो, और अगर कुछ रिसीव होना है तो जब वो हमें हमारे हाथ में कैश आ जाएगा तभी हम उस कैश की मतलब उस एक तरह से ट्रांजैक्शन की एंट्री करेंगे। वो होता है कैश बेसिस। और एक्रूअल में हम कैश को कंसिडर नहीं करते। ठीक है, बस जो ट्रांजैक्शन है वो हो गया तो हम उसकी एंट्री कर देते हैं। तो अब ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ये कैसे फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है, कि फाइनेंशियल पोजीशन के चेंज को कैसे बताता है, कैश बेसिस के ऊपर। यानी कि ये कैश को कंसिडर करके चलता है कि कैश आया, कैश गया, उस चीज को कंसिडर करके जो फाइनेंशियल पोजीशन में जो कैश का जो बैलेंस है उसमें जो चेंज हुआ वो बताता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसलिए मतलब इसको ये भी बोलते हैं कि एक तरह से फ्लो स्टेटमेंट भी इसको हम बोलते हैं, क्योंकि ये कैश के बेसिस पे कैश में क्या चेंज हुआ, कैश का क्या बैलेंस है, बिगिनिंग में क्या था, अब क्लोजिंग में क्या होगा, वो बताता है। ठीक है, वो स्टेट करता है ये स्टेटमेंट। अब देखो ये जो कैश फ्लो और फंड फ्लो है इनमें क्या डिफरेंस है, इसका बेसिक सा मीनिंग देखें तो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है इसमें हम कैश की बात करते हैं, कैश के बैलेंस की बात करते हैं कि कैश आया गया। लेकिन जो फंड फ्लो स्टेटमेंट था उसमें हम फंड्स में वर्किंग कैपिटल की बात करते थे। ठीक है, अब देखो जो हमने बात की थी करंट एसेट्स ही वर्किंग कैपिटल होती है, तो अब करंट एसेट में तो कैश भी आता है, स्टॉक भी आता है, सब कुछ आता है कैश में। ठीक है, डेटर्स वगैरह सारी चीज़ें आती हैं, तो वर्किंग कैपिटल में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन कैश में सिर्फ कैश आता है। ठीक है, कैश में सिर्फ कैश आता है, करंट एसेट्स का एक पार्ट है ये। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है वो काफ़ी वाइड जो हम बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करता है, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट सिर्फ कैश से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बताता है। अब हम बात करते हैं कैश की। अब ये जो कैश हम कर रहे हैं, इस कैश का मतलब क्या है, कौन सा कैश हम इंक्लूड करेंगे। तो कैश जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है उसके अकॉर्डिंग कैश में क्या क्या इंक्लूड होता है, कैश इन हैंड, जो एक बिजनेस के हाथ में कैश है, मतलब इन द हाथ में सेंस यानी कि उसके पास अभी करंट में जो है पैसा, उसके अलावा जो उसके जो पैसे हैं वो उसने बैंक में डिपॉजिट करवा रखे हैं, वो भी तो अभी एक तरह से उसके हाथ में ही है, जो उसकी डिमांड डिपॉजिट्स हैं बैंक के अंदर, यानी कि जिसको वो कभी भी निकलवा सकता है, वो कैश कहीं कभी भी पेमेंट कर सकता है उस कैश से। ये नहीं है कि एफडी वगैरह वो नहीं इंक्लूड होती, जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं वो इंक्लूड होंगी। उसके अलावा कैश इक्विवेलेंट्स। अब ये कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, कैश इक्विवेलेंट्स ऐसी सिक्योरिटी, ऐसी एक तरह से आइटम्स होते हैं जिनको 2 to 3 डेज में, 2-3 दिन में ही हम कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं। ऐसी सिक्योरिटीज़ को, ऐसी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ को या इन्वेस्टमेंट को हम बोलते हैं कैश इक्विवेलेंट। तो ये तीनों चीज़ें इंक्लूड होती है कैश के अंदर जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, जिसको इशू किया गया था चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, CAI के द्वारा।
अब हम बात करते हैं कैश इनफ्लो की और आउटफ्लो की। अब ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है इसके अंदर हम इनफ्लो और आउटफ्लो को ही एक तरह से दिखाते हैं। तो इनफ्लो और आउटफ्लो क्या होता है? इनफ्लो जब कैश आता है तो उसको हम इनफ्लो बोलते हैं, जिससे हमारा कैश इंक्रीज होता है। आउटफ्लो जब कैश बाहर जाता है बिजनेस से तो वो आउटफ्लो होता है, जिससे हमारा कैश कम होता है। ठीक है। और जो इनफ्लो जितना कैश आया और जो आउटफ्लो, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो होता है नेट कैश का मतलब नेट कैश का फ्लो। ठीक है, जो बताता है हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब बात करें ऑब्जेक्टिव की, क्यों बनाते हैं हम कैश फ्लो स्टेटमेंट, किस पर्पज के लिए? तो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव है कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के, बनाने के। सबसे पहले है टू थ्रो लाइट ऑन द कैश फ्लो। ये हमें बताता है कि कैश का क्या फ्लो है बिजनेस के अंदर, कितना कैश आ रहा है, कितना कैश जा रहा है, ये चीज की इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है। नेक्स्ट, डिस्क्लोज चेंजेज इन कैश पोजीशन। अब बात सिमिलर सी है, कैश पोजीशन यानी कि हमारे पास स्टार्टिंग में कैश जो है वो इतना था, लास्ट में हमारे पास कैश जो है वो इतना बचा, वो जो पोजीशन में चेंज हुआ कैश की वो बताता है। ठीक है। डिटरमाइन कैश, कितना कैश है हमारे पास, वो चीज़ का हमें पता चल जाता है। फिर एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट। अब इस स्टेटमेंट की हेल्प से हमें एक तरह से कैश को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। कैसे? हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पर हमारा कैश ज़्यादा जा रहा है, कहाँ पर से हमें कैश मिल रहा है। तो उन चीज़ों का एक तरह से हम डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल हो सकती है, ताकि हम अच्छे से एफिशिएंट तरीके से कैश को मैनेज कर सकें। नेक्स्ट है जज द लिक्विडिटी पोजिशन। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट की हेल्प से बिजनेस की लिक्विडिटी पोजीशन को जज किया जा सकता है। लिक्विडिटी पोजीशन क्या होती है? लिक्विडिटी का मतलब होता है कि कितना जल्दी, कितना टाइम पे एक बिजनेस अपनी जो डे टू डे की जो पेमेंट्स है उनको कर सकता है। ठीक है, वो होती है लिक्विडिटी। अब जिसके पास ज़्यादा कैश है वो जल्दी जल्दी अपनी पेमेंट कर सकता है, तो यानी कि हाई लिक्विडिटी है। जिसके पास कम है तो उस यानी कि कम कैश है तो वो डिले करेगा पेमेंट्स में, लेट करेगा पेमेंट्स, तो उसकी लिक्विडिटी कम है। तो इस तरह से लिक्विडिटी पोजीशन पता की जा सकती है एक बिजनेस की, उसको जज किया जा सकता है कैश फ्लो स्टेटमेंट की हेल्प से। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म प्लानिंग में हेल्प करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैश फ्लो स्टेटमेंट का यूज किया जाता है जो शॉर्ट टर्म की प्लानिंग है, जो हम छोटे टाइम पर के प्लान्स प्रिपेयर करते हैं, उसमें यूज होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। लेकिन जो हमने लास्ट में पढ़ा था फंड फ्लो स्टेटमेंट, उस फंड फ्लो स्टेटमेंट का हम कहाँ यूज करते हैं? लॉन्ग टर्म प्लानिंग में यूज करते हैं। ठीक है, ये इनके बीच का डिफरेंस भी है, ये याद रखना है। कैश फ्लो का हम शॉर्ट टर्म प्लानिंग में और फंड फ्लो का लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए यूज किया जाता है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो अब देखो, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसमें हम बताते हैं कि कैश कहाँ से आया, कहाँ से गया। तो जैसे हमने फंड फ्लो के 2 पार्ट्स पढ़े, ऐसे ही कैश फ्लो के एक तरह से हम बोल सकते हैं 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट इन द सेंस कि जो भी टोटल बिजनेस के अंदर जो एक्टिविटीज हुई उनको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, और फिर उनसे निकालते हैं कि इस एक्टिविटी से कितना कैश आया, इस एक्टिविटी में कितना कैश गया, फिर उसमें जो सेकेंड वाली एक्टिविटी है उसमें कितना कैश आया और गया, और फिर थर्ड वाली जो एक्टिविटी है। इस तरह से सारे बिजनेस की, जो पूरा बिजनेस है उसकी एक्टिविटी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 3 अलग अलग एक्टिविटीज में। अब वो कौन कौन सी है? सबसे पहले है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को अलग डिवाइड करते हैं। ऑपरेटिंग से कितना कैश इनफ्लो हुआ, कितना आउटफ्लो हुआ, वो निकालते हैं। उसके बाद हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज निकालते हैं कि कैश इन्वेस्टिंग जो एक्टिविटी है उनसे कितना इनफ्लो हुआ और कितना आउटफ्लो हुआ। उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज फाइंड आउट करते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज यानी कि कितना फाइनेंसिंग एक्टिविटी से इनफ्लो हुआ, कितना आउटफ्लो हुआ। अब ये क्या होती हैं? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, इनको हम आगे समझते हैं। 1 मिनट। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की, कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या होती है। अब ये देखो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो मेनली जो बिजनेस का जो एक मतलब बिजनेस का जो पर्पज है, जो जिस चीज़ में बिजनेस किया जा रहा है उस बिजनेस की उन कामों से जो पैसा आता है वो होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जैसे कि अब बिजनेस जो है उसका काम है क्लॉथ मेकिंग का, कपड़े बनाने का काम है, तो उस क्लॉथ को जो बना के वो जो उसको पैसे मिल रहे हैं, उसको सेल करके जो उसको रिवेन्यू आ रहा है, जो इनकम हो रही है, ठीक है, या उस क्लॉथ को बनाने के लिए उसका जो खर्चा आ रहा है उसके लिए जो उसे पेमेंट करनी पड़ रही है, तो इन कामों के लिए जो कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो होता है वो इंक्लूड होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर। ठीक है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जो प्रिंसिपल रिवेन्यू एक्टिविटीज है एक बिजनेस की, एक इंटरप्राइज की, वो आती है। ठीक है, तो इन ट्रांजैक्शन से जो पैसा आता है या जो पैसा जाता है उसको शो किया जाता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर। अब इनमें एग्जांपल देख लेते हैं एक आधे कि इनफ्लो और आउटफ्लो किन किन से होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी के केस में। तो इनफ्लो यानी कि पैसा कहाँ कहाँ से आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में? कैश सेल की, कैश में कोई सेल की,
या हमें जो हमारे डेटर हैं, जो हमने जिनको हमने उधार में सामान बेच रखा है, ठीक है, उनसे हमें जो कैश मिला, ठीक है, वो उनसे हमें जो पेमेंट्स रिसीव हुई, वो मतलब वो जो पेमेंट है, वो जो कैश का इनफ्लो हुआ, वो हो गया इनफ्लो। नेक्स्ट, कैश रिसीव फ्रॉम रॉयल्टी फी या कमीशन, कोई कमीशन वगैरह है उनसे हमें कैश की रिसिप्ट हुई, तो वो हो गया इनफ्लो कैश का ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। उसके अलावा अगर कोई फाइनेंस वाली कंपनी है, फाइनेंस वाली कंपनी यानी कि इसका मेन बिजनेस ही फाइनेंसिंग का है, तो फाइनेंस का ही बिजनेस है, तो उसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या होंगी? उसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ तो इन्वेस्टिंग वगैरह ही होगी कि सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना, उनको खरीदना। तो अब फाइनेंसिंग जो कंपनी है उसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कौन सी चीज़ें इंक्लूड होगी? जो वो सिक्योरिटीज़ वगैरह है, उनकी शेयर से उसे जो पैसे हुए, इंटरेस्ट वगैरह या जो डिविडेंड वगैरह है, उनसे जो उसको रिसिप्ट हुई, वो सारी होती है इनफ्लो में, ठीक है। ऐसे ही आउटफ्लो में हम बात कर लेते हैं परचेजेज की, कुछ खरीदा, कुछ पेमेंट की, ठीक है, वो सारी चीज़ें या कोई वेजेज वगैरह उनकी पेमेंट की, तो वो आ गई ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के आउटफ्लो में। और इनका जो डिफरेंस है वो आ जाएगा नेट फ्लो ऑफ कैश, ठीक है। तो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का ऐसे निकालेंगे। फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की बात करें तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में वो एक्टिविटीज़ आती हैं जिनसे एसेट्स अफेक्ट होती हैं, यानी कि एसेट्स में जो चेंज आने से जो कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ, वो आती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। इसमें आती है, अब देखो हमने कोई एसेट्स जो है, कोई फिक्स्ड एसेट जो है वो हमने खरीदी तो इससे क्या हुआ, हमारे पास से कैश चला गया, कैश का आउटफ्लो हुआ। ऐसे ही हमने कोई फिक्स्ड एसेट जो है उसको सेल किया, उसको बेचा, तो सेल किया तो उससे क्या होगा, सेल करने से जब हम कोई एसेट्स को सेल करेंगे तो कैश का आउटफ्लो होगा, तो वो गया। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जो लॉन्ग टर्म एसेट्स जो हैं उनसे मतलब उनके खरीदने से, बेचने से जो कैश का इनफ्लो आउटफ्लो होता है, वो आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर। नेक्स्ट है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में कौन सा मतलब इनफ्लो या आउटफ्लो आता है, कौन से ट्रांजेक्शन आते हैं? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आते हैं लाइबिलिटीज़ वाले, जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है उनसे रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो आते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। यानी कि जो ओनर्स की कैपिटल और जो बोरोविंग्स हैं उनमें चेंजेज की वजह से जो कैश का फ्लो हुआ, वो आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। जैसे कि शेयर इशू किए तो क्या हुआ, हमारे पास कैश आया, शेयर इशू करते तो कैश आता है, तो कैश आता है, कैश का इनफ्लो हुआ, तो ये हो गया फाइनेंसिंग एक्टिविटी का एग्जांपल। ऐसे ही हमने जो है वो क्या किया, डिविडेंड की पेमेंट की, ठीक है, डिविडेंड की पेमेंट की, तो डिविडेंड की पेमेंट हम किन पे करते हैं? जो ओनर की कैपिटल होती है उस पे करते हैं, ओनर की कैपिटल लाइबिलिटी होती है, तो ये जो डिविडेंड की पेमेंट है ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर आएगा। ऐसे ही हमने कोई लोन ले रखा था, उस लोन की हमने पेमेंट कर दी, वो लोन रिटर्न कर दिया वापस, तो कैश का आउटफ्लो हुआ, तो वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का एक एग्जाम्पल है। ये फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग में डिफरेंस क्लियर रखना। फाइनेंसिंग में जो लाइबिलिटी वाले साइड वाली जो चीजें हैं उनमें चेंज की वजह से फ्लो होगा, और इन्वेस्टिंग में जो एसेट्स हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं, उनमें चेंजेस की वजह से फ्लो होगा, वो इन्वेस्टिंग में आएगा, और फाइनेंसिंग में ये आएगा लाइबिलिटी वाला। अब बात करें मेथड्स की, कि दो मेथड्स हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। अब देखो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या फ़र्क है। 3 एक्टिविटी पढ़ी हमने, जो ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग वाली। तो ये जो फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग है इसमें कोई फ़र्क नहीं होता है, डायरेक्ट मेथड यूज़ करो या इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करो, सिर्फ फ़र्क पड़ता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ वाली में। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हम जो ऑपरेशंस से कैश का फ्लो आउटफ्लो हुआ उसको कैलकुलेट करते हैं। तो डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट मेथड में डायरेक्टली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ये देखते हैं कि कहाँ से कैश आया, कहाँ से गया, वो सारी चीज़ें डिटेल में कैलकुलेट करते हैं, वो हो गया डायरेक्ट मेथड। और इनडायरेक्ट मेथड में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम जो P&L से जो नेट प्रॉफिट होता है उसकी हेल्प से हम जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर क्या कैश का आउटफ्लो या इनफ्लो हुआ वो कैलकुलेट करते हैं। नेट प्रॉफिट को स्टार्टिंग में लेके नेट प्रॉफिट में चीज़ें ऐड करके या लेस करके जब हम निकालते हैं ऑपरेटिंग वाला, जो मतलब ऑपरेटिंग से कैश फ्लो निकालते हैं, तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। ये मेन डिफरेंस है, यानी कि डायरेक्ट मेथड में हम डायरेक्ट निकालते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से कैश फ्लो, और इनडायरेक्ट में हम नेट प्रॉफिट के थ्रू निकालते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कितना कैश फ्लो हुआ, वो होता है इनडायरेक्ट। अब बाकी जो फाइनेंसिंग और जो इन्वेस्टिंग है उनमें कोई चेंज नहीं होता, वो सिमिलर होती है दोनों मेथड्स के अंदर। यहाँ पर आप एक फॉर्मेट भी देख सकते हो कैश फ्लो स्टेटमेंट का, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यानी कि कैश सेल से कितना हुआ, कितनी पेमेंट्स हुई, कितना पे करना पड़ा, कहाँ कहाँ से क्या रिसिप्ट हुई, वो जो पूरा जो डेटा है, मतलब कितना फ्लो हुआ, कैश का इनफ्लो हुआ, वो सारा आ गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड। फिर इनका टोटल कर लिया नेट।
उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, यानी कि इन्वेस्टिंग से जो एसेट से रिलेटेड लॉन्ग टर्म एसेट से में क्या इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ वो यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगा। फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी यानी कि जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हैं उनमें एक चेंजेस से क्या इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ वो यहाँ निकल जाएगा, और फिर लास्ट में पता चल जाएगा कि कितना कैश जो है वो हमारे पास अभी करंट में बचा, स्टार्टिंग में कितना था, वो पूरी चीज़ें कैलकुलेट हो जाएंगी। ठीक है, अब ऐसे पूरा जो ये अब आपके तो ऑप्शन वाले चीज़ें आएंगी तो इनमें ऐसे पूरे फॉर्मेट वाली तो मैंने ऐसे ही दिखा दिया। ये आपके साथ मतलब क्वेश्चन जो है वो किस तरह के बन सकते हैं, वो ऐसे ही बन सकते हैं। कोई एक्टिविटी दे देंगे आपको और पूछेंगे कि ये एक्टिविटी फाइनेंसिंग से रिलेटेड है, इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है या ऑपरेटिंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इनका मीनिंग जो है वो क्लियर रखना है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। ऑपरेटिंग में तो अलग ही चीज़ें आएंगी, और जो ऑपरेशन के लिए जो फंड्स की रिक्वायरमेंट पड़ी या जो पेमेंट या जो रिसिप्ट हुई। और फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग में याद रखना, फाइनेंसिंग में जो कैपिटल और जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हैं उनमें जो चेंजेज हुआ, और इन्वेस्टिंग में जो फिक्स्ड एसेट्स हैं उनमें जो चेंज हुआ। ठीक है, ये जो एक मेन जो पॉइंट है वो हमेशा याद रखना। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी, और इसका जो PDF है इस यूनिट का आप टेलीग्राम चैनल से एक्सेस कर सकते हो। ये टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम का भी, और बाकी जो वीडियोस हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।